अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसेप्चुअल लेक्चर की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3। ये जो स्टार्ट के लेक्चर हैं इसमें मैं आपको जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। इन सारी टेक्निक्स का हम लोग जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहाँ पे सारी टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा। तो अगर आप ये स्टार्ट वाले लेक्चर अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो नेक्स्ट जब आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम ये जो स्टार्ट में आपको टेक्निक्स सिखाई जा रही हैं इनको यूज़ करके हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस पर 2 लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 3rd लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उनकी एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चंद एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा आप जितनी चाहें एग्जांपल बना लें। तो पहले 2 लेक्चर की एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले बेटा आप एक नई चीज़ सीखिए, वो है कि अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब e की रेज्ड पावर में कोई वेरिएबल आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू a इंटू e की रेज्ड पावर x। यहाँ पर y और x के दरमियान कैसा ग्राफ बनेगा? आंसर है यहाँ पर आप x की जगह 0 पुट करें। जब हम यहाँ पर x की जगह 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है a इंटू ई की रेज्ड पावर 0। और बेटा a ऐसे ही आ गया, e की रेज्ड पावर 0 लिया जाए तो e की रेज्ड पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। आंसर कितना आ गया, a। यानी x 0 पर y की वैल्यू कितनी है, a। यानी जब ग्राफ स्टार्ट होगा x 0 पर y की वैल्यू कितनी होगी, a होगी। तो यहाँ से इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसके बाद बेटा अगर आपके पास a की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 4 है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 4, तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो आंसर है x की जगह जब आप 0 पुट करेंगे इस सारी रकम का आंसर कितना आ जाएगा, 1। यानी यहाँ पर x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो y का आंसर कितना आ जाएगा, 4। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बेटा इसका ग्राफ जो है x 0 पर y की वैल्यू कितनी होगी, 4, और ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर जिस तरह x की वैल्यू बढ़ती जाएगी y की वैल्यू इस हिसाब से बढ़ती जाएगी। यहाँ पर जो भी रकम आ जाएगी जब ग्राफ स्टार्ट होगा तो y की वैल्यू उतनी स्टार्ट में अपीयर हो जाएगी। बात समझिए, यहाँ पे 10 आ जाए तो फिर ग्राफ जो है 10 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 15 आ जाए तो ग्राफ फिर 15 वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 1 आ जाए तो ग्राफ जो है यहाँ से 1 पॉइंट ऊपर स्टार्ट होगा। बात समझ गए? तो ये बेटा एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर माइनस में हो तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए बेटा y बराबर है a इंटू ई की रेज्ड पावर माइनस x। अब इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? इसमें जब ग्राफ बनेगा ऊपर को बना था, इसमें जब प्लस आ गया था और यहाँ पे x की पावर क्या है, माइनस। यहाँ पे बेटा ग्राफ जो है नीचे को बनेगा। बाकी कंसेप्ट वही है, जितनी a की वैल्यू होगी उतने पॉइंट से स्टार्ट होना ग्राफ। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, 4, ये ग्राफ 4 से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर जितनी a की वैल्यू होगी ग्राफ वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा y एक्सेस से, और अगर पावर माइनस में है तो ग्राफ बेटा इस तरह नीचे को आएगा। ये टच नहीं करेगा, ये यहाँ से इनफाइनेट दूर जाके इसको टच करेगा। बात समझ गए? तो इस तरह बेटा ये कॉन्सेप्ट होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अगर प्लस में हो तो ग्राफ ऐसे बनेगा, माइनस में हो तो ग्राफ नीचे को बनेगा, यहाँ पे इनफाइनेट दूर जाके टच करेगा। और आपको मैंने वजह भी बताई कि ये ग्राफ इतना ऊपर से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करने पर भी y की वैल्यू 0 नहीं होती। तो इसका मतलब जब x 0 है y की कुछ ना कुछ वैल्यू अपीयर हो जाएगी। तो जितना भी यहाँ पे जो मल्टीपल में आएगी जो भी वैल्यू, ग्राफ उतना ऊपर चला जाएगा। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है। सर हम फिजिक्स में ये ग्राफ कब बनाते हैं? तो बेटा आपका ये ग्राफ फिजिक्स में चैप्टर नंबर जो आपका है 21, वहाँ पे हाफ लाइफ वाला एक आर्टिकल है, वहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। फिर कैपेसिटर की जो चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है वहाँ पर भी हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाते हैं। अब इसका सवाल कैसे पूछ सकता है? वो आपसे पूछ सकता है कि ये आपके पास ग्राफ है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 3 है, तो आपसे वो पूछ लेगा बताओ ये आपके पास इक्वेशन है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है यहाँ पर जितनी वैल्यू होती है दरअसल ये a की वैल्यू होती है, तो आप a की वैल्यू बता सकते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे यहाँ पे वो इक्वेशन दे दे, यहाँ पे 4 दे दे और आपसे पूछ ले बताइए ये ग्राफ है इस इक्वेशन का या ये वाला ग्राफ है। तो आप लोगों को पता है जितनी वैल्यू यहाँ पे होती है ग्राफ वहाँ से स्टार्ट होता है, तो उस हिसाब से आप ग्राफ बना सकते हैं। फिर आपसे वो ऐसे सवाल पूछ सकता है कि आपके पास एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, आपके पास इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन का ग्राफ कौन सा बनेगा? तो हमें पता होना चाहिए अगर आपके पास यहाँ पावर पॉजिटिव आती है तो ग्राफ ऊपर को जाता है, अगर पावर नेगेटिव आती है तो ग्राफ नीचे को जाता है। क्यों?
क्योंकि जितनी इसकी पावर नेगेटिव में आएगी इसका जवाब उतना कम होता जाएगा। लिहाजा जितना x बढ़ता जाएगा नेगेटिव में आंसर बढ़ता जाएगा। तो जितनी बेटा किसी चीज़ की पावर नेगेटिव होती जाती है उसका आंसर उतना छोटा होता जाता है। कभी किसी रकम की पावर नेगेटिव लें तो उसका आंसर उतना छोटा आपके पास आएगा। तो यहाँ पे x के बढ़ने से y कम होता है। और मेरा बेटा यहाँ पर देखें, अगर आप लोग यहाँ x के बढ़ने से y बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट बेटा आपने सीखना है हाइपरबोला के ग्राफ की एग्जांपल्स। ग्राफ हाइपरबोला कब बनता है, जब दो क्वांटिटीज आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब अगला सवाल है हमें कैसे पता चलेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा इसके लिए ये इक्वेशन है, y को x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। y की पावर क्या होनी चाहिए 1, x की पावर क्या होनी चाहिए 1। जिन दो चीज़ों को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहना है ना आपने, उनकी पावर कितनी होनी चाहिए 1, तो आप उनको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। तो बाकी इसको आपने क्या मानना है, कांस्टेंट। बात समझ गए। जो बाकी चीज़ें होंगी, जो आपके पास इसके अलावा चीज़ आएगी, ये क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। इसी तरह बेटा जब दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनमें भी एक की पावर 1 होती है, दूसरे की पावर भी 1 होती है, जिनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोगों ने कहना है। उसके अलावा बाकी जो भी चीज़ उसके साथ मल्टीपल में होगी उसको आपने कांस्टेंट कंसीडर करना है, तो फिर हम उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे जो बॉयल्स लॉ है, हमें पता है बॉयल्स लॉ क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर की जो पावर है 1 है, वॉल्यूम की पावर भी कितनी है 1। अगर हम इसको कांस्टेंट रखें तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनका ग्राफ भी कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। इसके बाद ये पोटेंशियल पढ़ा आपने ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे पोटेंशियल की पावर कितनी है 1, आर की पावर भी कितनी है 1। तो यहाँ पे आप लोग पोटेंशियल और आर के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। फिर आप लोगों ने ये कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा। हम यहाँ पे C की पावर देखें 1, D की पावर भी कितनी है 1, तो हम इन दोनों को क्या कह सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। शर्त ये है कि बाकी सारी वैल्यू को कांस्टेंट मानना है। जब भी इस तरह दो चीज़ों को कंपेयर करना हो, दो चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं किसी भी फार्मूले में, बाकी सारी चीज़ों को आपने क्या मानना है, कांस्टेंट। तो फिर वो चीज़ आपको सही तरह से समझ आ पाएगी। अब बेटा C और D के ग्राफ दरमियान अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर भी जो ग्राफ है हाइपरबोला बनेगा। करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो भी हाइपरबोला बनेगा। रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ वायर के दरमियान ग्राफ बनाए तो भी बेटा हाइपरबोला बनेगा। अगर हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को देखें तो वो भी इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेलोसिटी को क्या रखें आप लोग, कांस्टेंट रखें। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये कांस्टेंट हो तो ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसी तरह बेटा आप लोगों ने ये जो है रॉकेट वाला क्वेश्चन था उसमें पढ़ा कि जो एक्सेलरेशन होता है रॉकेट का, वो रॉकेट के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों चीज़ों को आपने क्या मानना है, कांस्टेंट। तो ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्सली। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपकी बुक में अवेलेबल हैं, आप जिनके दरमियान ग्राफ बना सकते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए क्या ज़रूरी है, एक की पावर 1 होनी चाहिए, जो दूसरी चीज़ है वो भी 1 होनी चाहिए। उसके बाद जो बाकी चीज़ बचेगी उसको आपने क्या कंसीडर करना है, कांस्टेंट। तो उनके दरमियान जो ग्राफ बेटा बनता है वो हाइपरबोला बनता है। इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, यहाँ से v बराबर है l ओवर mr। यहाँ पे अगर हम v की पावर देखें 1 है, r की पावर भी 1 है। अगर हम एंगुलर मोमेंटम और m को कांस्टेंट रखें, यानी आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा, तो ये और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बेटा ये v और r आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये भी क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। आपको पता है कोई चीज़ जो घूम रही है उसका रेडियस कम कर देंगे, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर आप उसका रेडियस ज़्यादा कर देंगे, वेलोसिटी इसकी कम हो जाएगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक और आपको कंसेप्ट बताता हूँ। अगर बेटा दो चीज़ें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। दो चीज़ें जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ये प्रेशर और वॉल्यूम जो है आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा इनका जो प्रोडक्ट होगा P, ये V इधर आ गया, इज इक्वल टू K। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट रहेगा, देखिए अगर हम किसी गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। या ऐसे कह लें, हम किसी गैस का अगर वॉल्यूम कम करते हैं तो समझ लो वहाँ पे प्रेशर गैस का बढ़ चुका है। ऐसे ही है ना, अगर आप किसी भी गैस को ऐसे कंप्रेस करते हैं तो आपने उसका क्या कम कर दिया, वॉल्यूम। तो जितना आप उस गैस का वॉल्यूम कम कर दोगे तो उसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर उतना ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ गए। तो ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है, अगर आप उसका वॉल्यूम बढ़ाते हो
गैस का ऐसे खोल देते हो तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, अगर उसका वॉल्यूम आप कम करते हैं तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एक रकम बढ़ेगी, दूसरी रकम कम हो जाएगी, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो क्या कॉन्सेप्ट सिखाया, दो चीज़ें अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका बेटा जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। ये कन्फर्म आप लोगों ने याद रख लेना है। अब नेक्स्ट चीज़ है हाइपरबोला से ऊपर ग्राफ कैसे बनता है। ये प्योर हाइपरबोला है, हाइपरबोला से ग्राफ थोड़ा ऊपर कब बनेगा बेटा, ये ऐसे होगा अगर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो x के उसकी पावर 1 से ग्रेटर हो। क्या बोला मैंने, उसकी पावर। अब देखिए यहाँ पे y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x की पावर p के, यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो तब आप लोग अगर y और x के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हाइपरबोला से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। देखिए y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर p, यहाँ पे y इक्वल, ये कांस्टेंट का साइन आ गया प्रोपोर्शनलिटी से, और यहाँ x की पावर p है, और पावर बेटा मैंने क्या बताया, 1 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है ये पावर। तो इसका जो ग्राफ बनाया जाएगा x और किसके दरमियान, y और किसके दरमियान, x के दरमियान, तो ग्राफ हाइपरबोला से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कूलम फोर्स है, अगर हम कूलम फोर्स और चार्जेस का जो दरमियानी फासला है इसके दरमियान ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा। देखिए फोर्स यहाँ पे पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 2, तो यहाँ F और R का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है बेटा F, और यहाँ पे क्या लिख देना आप लोगों ने R। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, ये रेड वाला यानी हाइपरबोला से ऊपर चला जाएगा। बात समझ गए। अगर इसकी पावर 3 होती, क्या बोला, इसकी पावर मैंने यहाँ पे 3 होती पावर फॉर एग्जांपल, तो ग्राफ और ऊपर चला जाता। अगर इसकी पावर 4 होती तो ग्राफ इसका और ऊपर चला जाता। तो बात समझ गए, जितनी पावर ज़्यादा होगी ग्राफ हाइपरबोला से उतना ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। अब आपसे वो सवाल कर लेता है, फॉर एग्जांपल ये 3 ग्राफ है, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3। बताइए ग्राफ नंबर 1 का तल्लक किस इक्वेशन से है, बोलो। यहाँ पे क्या आ रहा है, आर का स्केयर, यहाँ पे क्या आ रहा है, आर की 3। अगर पावर 1 है, इसकी पावर 1 है तो हाइपरबोला बनेगा। तो आपको बताया मैंने, जितनी उसकी पावर नीचे वाली रकम की बड़ी होगी उतना ग्राफ हाइपरबोला से ऊपर चला जाएगा। तो सबसे ऊपर कौन है, ये वाला। सबसे बड़ी पावर कौन है, ये वाली। तो इसका तल्लक बेटा इससे होगा। तो आपको वो ग्राफ दे के पूछ सकता है कि इस ग्राफ का किस इक्वेशन से तल्लक है, या आपको वो इक्वेशन दे के पूछ सकता है कि बताइए इस क्वेश्चन का किस ग्राफ से लिंक है। तो इस तरह के आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ गए। इसके बाद हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और फासले का, डिस्टेंस का ग्राफ बनाएं तो बेटा इसकी पावर 1 है, आर की पावर 2 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या है आर, तो बेटा इसका ग्राफ भी क्या आएगा, अपर देन हाइपरबोला, हाइपरबोला से ऊपर चला जाएगा। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, चैप्टर नंबर 21 में हमने पढ़ना है। जो लाइट की इंटेंसिटी होती है ये भी फासले के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, इंटेंसिटी, यहाँ पे बेटा मैं क्या लिख देता हूँ, डी। तो इंटेंसिटी और डी के दरमियान ग्राफ कैसा बनेगा, इसकी पावर 1, इसकी पावर कितनी है 2, ये दोनों आपस में इन्वर्सली हैं, आई डी स्क्वायर के इन्वर्सली है। तो तब आई और डी में जो ग्राफ बनेगा इसकी पावर ग्रेटर देन 1 है, तो यह हाइपरबोला से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। इक्वेशंस मेंशन करके आपसे पूछ सकता है कि इस इक्वेशन का किस ग्राफ से तल्लक है। तो आपको पता होना चाहिए जितनी पावर बढ़ती जाएगी ग्राफ हाइपरबोला से उतना ऊपर जाता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ बिलो देन हाइपरबोला। हाइपरबोला से ग्राफ बिलो कब बनेगा। तो बेटा अगर उसकी पावर 1 से लेस आ जाए, क्या बोला मैंने, उसकी पावर 1 से लेस आ जाए तो ग्राफ उससे नीचे चला जाएगा। देखिए 1 है तो यहाँ बनता है, जितनी पावर उसकी बढ़ती जाएगी तो ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, जितनी उसकी पावर कम होती जाएगी तो ग्राफ हाइपरबोला से नीचे आता जाएगा। बात समझिए। तो बिलो देन हाइपरबोला ग्राफ कब बनेगा, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x की p के, y आ गया, इक्वल आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे x की पावर p आ गई, और यहाँ पे पावर क्या है, लेस देन 1। तो अगर पावर लेस देन 1 है तो बेटा जो ग्राफ है हाइपरबोला से बिलो बनेगा। बात समझ गए। अब यहाँ पे देखिए कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। आपको पता है कि टाइम पीरियड जो है वो बराबर होता है पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जी के अंडर रूट के, यानी जी की पावर 1/2 के। तो अगर मैं टाइम पीरियड में और किसमें, जी में ग्राफ बनाऊं तो बेटा यहाँ पे ग्राफ जो बनेगा, आपने इक्वेशन को देखना है, यहाँ पे कितनी पावर है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 1/2। ये सारी रकम को क्या मानना है, कांस्टेंट।
तो इसका और इसके साथ ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला से बिलो बनेगा। बात समझ गए। तो अगर उसकी पावर और कम हो जाए, पावर 1/2 की बजाय 1/3 हो जाए, और कम होगी ना पावर, तो पावर जितनी कम होती जाएगी ग्राफ बेटा उतना नीचे आता जाएगा। तो आपको 2-3 ग्राफ दे सकता है, एक का सबसे नीचे है तो पूछ लेगा बताइए इसका तल्लक किससे है। तो आपने देखना है कि किस ग्राफ की पावर, आपने देखना है कौन सा ग्राफ सबसे नीचे है। ग्राफ जितना हाइपरबोला से नीचे आएगा समझ लो यहाँ पर इसकी पावर उतनी कम है। इस तरह से वो क्वेश्चन कर सकता है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी और एल के दरमियान ग्राफ बनाएं, यहाँ पे क्या है एफ, यहाँ पे क्या है पेंडुलम की लेंथ है, तो बेटा यहाँ पे f की पावर कितनी है 1, यहाँ पे l की पावर कितनी है 1/2, तो ये पावर क्या है लेस देन 1 है, तो f और l के दरमियान ग्राफ है बिलो देन हाइपरबोला बनेगा। अगर यहाँ पे पावर इसकी फॉर एग्जांपल 1/3 होती तो ग्राफ बेटा इससे भी नीचे आ जाना था। जितनी पावर कम ग्राफ उतना नीचे, जितनी पावर 1 से ज़्यादा ग्राफ उतना हाइपरबोला से ऊपर जाता जाएगा। तो इस तरह बेटा आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है। अब नेक्स्ट आपको हाइपरबोला के बारे में स्टडी करना है, वो देखते हैं हम। नेक्स्ट बेटा हम स्टडी करने जा रहे हैं पैराबोला के बारे में। पैराबोला के बारे में मैंने बताया था अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x के स्क्वायर के तब जो x और y का ग्राफ है पैराबोला बनेगा, या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x की पावर 1/2 के तब y और x का जो ग्राफ है वो पैराबोला बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, ये है, इसको आपने कांस्टेंट मानना है, फिर इनका रिलेशन जो है वो पैराबोला ग्राफ देगा। और बेटा यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स कौन सी हैं इसकी, यहाँ पे आपके पास p²/2m, आपको पता है ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी की पावर कितनी है, देखिए इसकी पावर बेटा कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ पावर, तो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर देखिए कितनी है 2। तो जब इस तरह का रिलेशन हो तो इसका ग्राफ पैराबोला बनता है और इस तरह का ग्राफ बनेगा। बाकी ये चीज़ जो है वो कांस्टेंट है। फिर आप लोग काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशन देखिए, काइनेटिक एनर्जी की पावर कितनी है 1, वेलोसिटी की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ बनाए आप लोग तो फिर भी बेटा इस तरह पैराबोला बनेगा। अब एक और सवाल है, काइनेटिक एनर्जी की पावर कितनी है 1, वेलोसिटी की पावर कितनी है 2, इस सारी रकम को क्या मान लें कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ भी पैराबोला बनेगा। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो साथ में कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट की जितनी वैल्यू बड़ी होगी ग्राफ उतना इस तरफ झुक जाएगा। बात समझिए कि नहीं, ये जो रकम है 7 मल्टीप्लाई हो रही है, ये रकम जितनी बड़ी होगी ग्राफ उतना इस तरफ मुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 पैराबोला है, एक का ग्राफ ऐसे बनता है, एक का ग्राफ ऐसे बनता है। बात समझ गए। आपसे वो पूछ लेता है बताइए किसका मास ज़्यादा है, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में जब भी ग्राफ बनाया जाता है जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर जो भी है, जितना ये ज़्यादा होगा उसका ग्राफ उतना इस तरफ मुड़ जाएगा। तो ये ग्राफ अगर आपके पास आ जाए, आपसे पूछा जाए बताओ मास किसका ज़्यादा है, तो जिसका ग्राफ इस तरफ मुड़ा होगा जितना ज़्यादा उसका मास उतना ज़्यादा होगा, जिसका ग्राफ इससे जितना नीचे आएगा, जिसका ग्राफ जितना डाउन जाएगा समझ लो उसका मास उतना कम है। फिर आपके पास S और ये रिलेशन है, आपके पास सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन है, वहाँ से S और T के दरमियान ग्राफ बनाया जाता है। यहाँ पे क्या आ गया S, यहाँ पे क्या आ गया T, तो यहाँ आपसे वो कहता है कि S और T का ग्राफ कैसा बनेगा। बेटा S और T, अब देखिए इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है स्क्वायर, इसको क्या मान लें आप कांस्टेंट। S और T के दरमियान जो ग्राफ बनेगा पैराबोला बनेगा। और आपको पता है जितना ग्राफ इस तरह बेंट हुआ होगा समझ लो उसका एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा है। तो आपसे वो दे देता है, एक ग्राफ ये देता है 1, एक देता है 2, S है ये T है, वो पूछ लेता है किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, तो जिसका ग्राफ इस तरह बेंट हुआ है समझ लो उसका एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा है। वो ग्राफ दे के पूछ सकता है एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है, या आपको बता देता है कि एक का एक्सेलरेशन कम है एक का ज़्यादा है, तो कम एक्सेलरेशन वाला ग्राफ कौन सा है, ज़्यादा एक्सेलरेशन वाला ग्राफ कौन सा है। तो मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया। ये पावर डिसिपेशन का फार्मूला होता है जूल हीटिंग लॉ I²R/T। तो पावर की यानी जो पावर डिसिपेट होती है उसकी पावर कितनी है 1, करंट की पावर कितनी है 2, इसको आपने क्या मानना है कांस्टेंट। तो ये इसके स्क्वायर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तब मेरा बेटा जो पावर और यहाँ पे करंट के दरमियान ग्राफ बनेगा पैराबोला बनेगा। बात समझ गए।
कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और यहाँ पे वोल्टेज का ग्राफ बनाए तो पैराबोला, पोटेंशियल एनर्जी और ये इंडक्टर के लिए होता है, करंट के दरमियान ग्राफ बनाए तो पैराबोला, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ बनाए तो पैराबोला, बाकी हर चीज़ को क्या मानना है आपने, कांस्टेंट। तो अब बेटा दूसरा पैराबोला कौन सा हो सकता है, अगर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, स्केयर के नहीं बल्कि 1/स्केयर, यानी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर 1/2 या वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √x। अब y और x का ग्राफ कैसा बनेगा, तो बेटा इसमें आप लोगों ने जो है वो ग्राफ उसी तरह बनाना है, लेकिन इसको आपने इस तरह बेंड किया है, उसको आपने इस तरह बेंड करना है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। बात समझ गए, x की पावर 1 कम है, y की 1 है, x की पावर कम है, इसकी तरफ झुक गया। यहाँ पे y की पावर कम है, x की पावर ज़्यादा है तो y की तरफ झुक गया, जिसकी पावर कम होगी उसकी तरफ झुक जाएगा। अब आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट सीखना है। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है y यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के स्क्वायर के, लेकिन बेटा इसके अंदर ना कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है। यहाँ पे कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए यहाँ पर बेटा x की वैल्यू 0 पुट करें, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो ग्राफ बेटा y की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगा और ऊपर को जाएगा। बात समझ गए। यहाँ पर अगर उसमें बजाय प्लस के बल्कि उसमें कोई चीज़ माइनस हो रही है तो बेटा x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू कितनी आएगी -5, तो ग्राफ जो है x0 पर जो है -5 से ग्राफ स्टार्ट होगा। बात समझ गए, यानी x0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी -5, तो जब ग्राफ को स्टार्ट करना है यहाँ ओरिजिन से तो ग्राफ बेटा -5 से स्टार्ट होगा। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये ग्राफ है, इक्वेशन कौन सी बनेगी, यहाँ 4 क्वेश्चन दे देता है, y = -5 + kx², y = +5 + kx², y = 9 + kx², y = 7 + kx²। तो आपको वो पूछ लेता है कौन सी करेक्ट इक्वेशन है, तो बेटा यहाँ पे कितना आ रहा है -5, तो यहाँ पे आ जाएगा kx² -5, ये इक्वेशन करेक्ट होगी। अगर ये सिचुएशन बनती है तो बेटा यहाँ पे आपको पता है ग्राफ जो है वो ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा, तो जितनी यहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी ग्राफ उतना ऊपर जाके स्टार्ट होगा, और यहाँ पे जितनी वैल्यू बड़ी होगी ग्राफ उतना नीचे जाके स्टार्ट होगा। लेकिन होगा कौन सा, आंसर है पैराबोला ही होगा, लेकिन वो नीचे को शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में आ जाए ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। अगर x की पावर 1/2 है तो y = k, x की पावर क्या है 1/2 यानी √। यहाँ पे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है p²/2m, तो यहाँ से दोनों साइडों पर हमने क्या कर लिया, इसका √, ले लिया। ये रिलेशन बना, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के √, के। यहाँ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ बनाया जाएगा, तो बेटा कैसा बनेगा, आपको पता है यहाँ पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो जब 1/2 हो तो फिर पैराबोला इस तरह बनता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और g के दरमियान ग्राफ बनाए, g की पावर कितनी है 1/2, तो यहाँ पे क्या आ गया फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई g, इस ग्राफ भी ऐसा बनेगा। टाइम पीरियड और लेंथ के दरमियान ग्राफ बनाए, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो बेटा इसका ग्राफ भी जो है वो ऐसे पैराबोला बनेगा और आपको पता है वो इस तरफ झुक जाएगा। अब नेक्स्ट आपको सीखना है बेटा कि अगर दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं उनका ग्राफ कैसा बनता है। ये हमने पहले भी स्टडी कर लिया था, लेकिन हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। कौन सी चीज़ें हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, देखिए आपके पास P = mv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके पास E = hf डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F = ma डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E = k/r² है, V = q/r है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी बराबर है आपके पास 1/2 mv² है। इसके बाद बेटा पोटेंशियल एनर्जी आपके पास mgh है। तो इसके बहुत सारे रिलेशंस बन जाएंगे, ये 100 रिलेशन बन जाएगा आपके पास, लेकिन ये पहले भी मैंने डिस्कस किए थे, इतने की काफ़ी हैं, बहुत सारे रिलेशंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपसे वो कहता है कि यहाँ पे आपके पास कोई रकम y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये y बराबर आ जाएगा kx के, ठीक है। अब y और x के दरमियान ग्राफ बनाना है, तो बेटा y की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 1, ये क्या है कांस्टेंट, इसको हम क्या मानेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेटा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, यहाँ पे क्या लिख लें y, यहाँ पे क्या लिख लें x, इसका ग्राफ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। बात समझ गए। यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है y = 5x,
एक है y इक्वल टू 9x, यहाँ पे दो ग्राफ बना देता है, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है x, ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है। तो कहता देख के बताओ ये दो इक्वेशंस हैं, कौन सी इक्वेशन फर्स्ट लाइन की है, कौन सी इक्वेशन सेकंड लाइन की है। तो बेटा ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ आपको कि जिसके कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो समझ लो कि उसकी लाइन का एंगल उतना ज़्यादा होगा। तो इसका कांस्टेंट कितना है 5, इसका कितना है 9, तो इसका बड़ा है तो इसका ग्राफ का एंगल भी बड़ा होगा। तो जो 2 वाला ग्राफ है उसका तलक इससे है, 1 वाले ग्राफ का इससे तलक है। तो आपको इस तरह लाइन दे के इक्वेशन का पूछ सकता है कौन सी इसके लिए है, या आपके पास इक्वेशंस वो दे के पूछ सकता है कि इस इक्वेशन का ग्राफ कौन सा है या इस इक्वेशन का ग्राफ कौन सा है। तो जिसके साथ ये वाली रकम बढ़ जाएगी समझ लो उसके ग्राफ का एंगल उतना ज़्यादा होगा। एक कंसेप्ट बेटा मैंने आपको और बताना है कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा y इक्वल टू kx, यहाँ पे k इक्वल टू क्या आएगा y ओवर x। तो इसमें बेटा जब दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनकी रेशियो कांस्टेंट होती है। अगर दो चीज़ें इन्वर्सली हैं तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अगर दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो बेटा उनकी रेशियो कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल ये k है, यहाँ पे y है, यहाँ पे कितना है x है, y कितना है 10, x कितना है 1, जवाब कितना आ गया 10, y यहाँ पे आ गया 20, x कितना आ गया 2, जवाब कितना है 10, अब y कितना आ गया 30, x कितना आ गया 3, जवाब कितना है 10, y आपके पास आ गया 40, x कितना है 4, जवाब कितना है 10, y कितना आ गया 50, x कितना है 5, जवाब कितना है 10। तो जिस तरह दो चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं उनकी एक रकम बढ़ती है दूसरी कम होती है, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है कांस्टेंट। जब दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एक रकम बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है तो दोनों की रेशियो क्या रहती है कांस्टेंट। याद रहेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया बेटा, अगर दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका ग्राफ बनाना है, एक की पावर 1 है दूसरी पावर भी 1 हो, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों की निशानी क्या है, उनकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ग्राफ उसका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, जितना एंगल बड़ा होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इसके आप बहुत सारे ग्राफ जो है ड्रा कर सकते हैं। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 3। इनको बेटा अच्छी तरह से करना है। जो भी मैंने आपको ये स्टार्ट वाले लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताए होंगे ये हर आर्टिकल में अप्लाई किए जाएंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लें ताकि फिर आपको नेक्स्ट जाके इतनी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।